नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं अमित खरवार। आज हम लोग DADSCVI सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के यूनिट 1.3 साइंटिफिक इंक्वायरी इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ नॉलेज ज्ञान के विभिन्न कार्य क्षेत्र में वैज्ञानिक पूछताछ के बारे में आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैज्ञानिक पूछताछ का तात्पर्य वैज्ञानिक विधि से है। तो वैज्ञानिक पूछताछ के द्वारा हम घटनाओं को जानने की इच्छा करते हैं कि इस घटना का कारण क्या है या घटना क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे वर्षा होती है तो क्यों होती है, या भूकंप आते हैं तो क्यों आते हैं। तो इसका कारण जानने के लिए हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। तो इस तरह की घटनाओं को जानने के लिए हम घटनाओं को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से अध्ययन करके निश्चित नियम एवं सिद्धांत को प्रतिपादित करने की प्रणाली को वैज्ञानिक पूछताछ या वैज्ञानिक विधि कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, तथ्यों, रहस्यों तथा घटनाओं को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से अध्ययन करके निश्चित नियम एवं सिद्धांत को प्रतिपादित करने की प्रणाली को ही वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पूछताछ कहते हैं। अन्य दूसरे तरीके से भी इसे का डिफाइन किया जा सकता है। जैसे वैज्ञानिक ढंग से समस्या समाधान की कोई भी विधि जिसमें कुछ तर्क संगत चरण अपनाए जाएं, वैज्ञानिक विधि कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं और इसके लाभ के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वैज्ञानिक विधि के बारे में क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक विधि ही विज्ञान है। प्रकृति के तथ्यों, रहस्यों तथा उसकी घटनाओं को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से अध्ययन करके निश्चित नियम एवं सिद्धांत को प्रतिपादित करने की प्रणाली को ही वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पूछताछ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक ढंग से समस्या समाधान की कोई भी विधि जिसमें कुछ तर्क संगत चरण अपनाए जाएं, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक विधि में हम समस्याओं को क्रमबद्ध, सुसंगठित या सुव्यवस्थित तरीके से एवं उसका तार्किक ढंग से अध्ययन करके हम निश्चित नियम एवं सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। तो वो जो नियम जो हम बनाते हैं, वो नियम हम कैसे बनाते हैं, वैज्ञानिक विधि के द्वारा, या जो हम सिद्धांत जो बनाते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही हम बना पाते हैं। अब इसके चरण के बारे में, कौन कौन से चरण इसमें अपनाए जाते हैं वैज्ञानिक विधि के। तो पहला चरण है इसमें समस्या को अनुभव करना। दूसरा चरण है समस्या को परिभाषित करना। तीसरा समस्या का विश्लेषण करना। चौथा आंकड़ों को एकत्र करना। पांचवा आंकड़ों का अर्थ निकालना। छठवां परिकल्पना का विकास। सातवां सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन एवं परीक्षण। और अगला जो है 8वां स्टेप है, वो है निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना। और 9वां जो है वो है सामान्यीकरण का नई परिस्थितियों में प्रयोग। तो यहाँ पे समस्या, पहला जो चरण है समस्या को अनुभव करना। समस्या को अनुभव करना कि उस समस्या का उद्भव कहाँ से एवं कैसे है, समस्या का प्रकार क्या है। अध्यापक ऐसी परिस्थितियां प्रदान करे कि शिक्षार्थियों को कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता महसूस हो। ऐसे प्रश्न पूछे कि वे शिक्षार्थियों के लिए चिंतनशील सोच व तर्क के आधार पर हल होने वाली समस्याएं बन जाए।
तो पहला जो वैज्ञानिक विधि का चरण है, इसमें हम समस्या को अनुभव करते हैं, यानी समस्या को अनुभव करना कि उस समस्या का उद्भव कहाँ से है एवं कैसे है, यानी जो समस्या आ रही है कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। ये जो चरण है वो पहले चरण में आता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे मैक्सिमम जानते हैं कि जो दिनचर्या है उसमें हम लोग पानी जो होता है उसको देखते हैं कि वो उबलता है। तो जो पानी उबलता है स्टूडेंट्स उसको महसूस करेगा, अनुभव करेगा, जिससे कि वह उस समस्या का हल निकाल सके। तो ये समस्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे समस्या क्या होगा, उबलता पानी। ठीक, अगला जो दूसरा जो चरण है वो है समस्या को परिभाषित करना। पहला पॉइंट है समस्या की जानकारी होना, दूसरा समस्या को अर्थपूर्ण बनाना, तीसरा समस्या को समाधान करने योग्य बनाना। यानी जो समस्या है सबसे पहले तो हम उसके पूर्ण रूप से जानकारी ले लेंगे कि वो समस्या क्या है, या उसके अर्थ को पूर्ण रूप से हम बना लेंगे कि इसका जो समस्या है उसका अर्थ क्या है और उस समस्या के समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो शिक्षार्थी अब यह समस्या को परिभाषित करता है। शिक्षक को समस्या परिभाषित करने में शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। शिक्षार्थी को कहे कि वे अपने अवलोकन के आधार पर समस्या को परिभाषित करें और शिक्षण कक्ष में चर्चा के लिए प्रस्तुत करें। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी की जो समस्याएं हैं या शिक्षार्थी जो समस्या को परिभाषित कर ले रहा है या नहीं कर पा रहा है उसमें, तो उसमें जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी की मदद कर सकता है समस्या को परिभाषित करने में। साथ ही जैसे मान लें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि जो समस्या थी वो क्या थी, पानी बॉयल होना है यानी उबलता पानी। अब यहाँ पे समस्या को परिभाषित करना होगा तो क्या कर सकते हैं, जैसे पानी कितने डिग्री पर उबलता है, या यहाँ पे जो समस्या है वो परिभाषित हो गई है कि जो पानी है वो कितने डिग्री पे उबल रहा है या कितने डिग्री पे वो बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे समस्या जो हो रही है वो परिभाषित हो जा रही है। ठीक है, तीसरा जो चरण है वो है समस्या का विश्लेषण करना। क्या है पॉइंट इसमें, समस्या से संबंधित संकेतकों को पहचानना। दूसरा पॉइंट, विभिन्न संकेतकों के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करना। तो स्टूडेंट्स, शिक्षार्थी इस स्टेप में क्या करता है, विभिन्न संकेतकों को ढूंढता है जो समस्या का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रस्तुत करते हैं, यानी उससे हमें कुछ सुराग मिल सके। जैसे पानी उबलता है या उबलता पानी, यहाँ पे यह एक संकेत शब्द है जो सुराग देता है कि अलग अलग परिस्थितियों में पानी के उबलने से संबंधित सूचना एकत्र करनी है। अलग अलग परिस्थितियों का मतलब हो गया कि हम विभिन्न तरह के जो बर्तन है उसमें पानी लेकर के बॉयल कर सकते हैं। कुछ ऐसे बर्तन ले सकते हैं जिसका जो आधार है वो काफ़ी चौड़ा हो, कुछ ऐसे बर्तन ले सकते हैं जो काफ़ी छोटे हों, और कुछ ऐसे ले सकते हैं जिसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा हो। तो विभिन्न तरह के बर्तनों में हम पानी लेकर के बॉयल करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि जो पानी जो बॉयल हो रहा है उसमें कैसे हो रहा है। विभिन्न तरह के
उसमें संकेत ढूंढेंगे। ठीक है। अगला जो चरण है चौथा, वो है आंकड़ों को एकत्र करना। यानी इसमें पहला पॉइंट है आवश्यक एवं संबंधित आंकड़ों को पहचान करना। दूसरा है आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करना। शिक्षक समस्या समाधान हेतु सुझाव देता है। शिक्षार्थी इन सुझावों के माध्यम से अपनी समस्या से संबंधित प्रमाण एकत्र करते हैं। शिक्षार्थी को सूचनाओं को जानने और एकत्र करने के तरीकों का अभ्यास कराना चाहिए। इसके लिए शिक्षार्थी कई तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आंकड़ों को एकत्र करने के लिए शिक्षक उसमें कुछ मदद कर सकता है, या उसमें इसके लिए कुछ तरीके बता सकता है कि हम जो आंकड़े एकत्र करेंगे वो कैसे करेंगे। तो शिक्षक आंकड़ों को उपलब्ध कराने में शिक्षार्थी की मदद करते हैं। शिक्षक आंकड़े उपलब्ध कराने के तरीकों को बताते हैं, आंकड़ों के स्रोत के बारे में बताते हैं। यहाँ पे शिक्षक केवल एक सुगमकर्ता के रूप में रहते हैं, लेकिन आंकड़ों का जो एकत्रीकरण होता है वह विद्यार्थी ही करता है। तो यहाँ पे आंकड़े एकत्र करने के लिए जैसे हम जो पानी जो बॉयल कर रहे हैं वो विभिन्न तरीके के, मान लीजिए हम बर्तन लिए हैं उसमें हम पानी बॉयल कर रहे हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, स्टील के बर्तन हो गए, लोहे के बर्तन हो गए या एल्यूमिनियम के बर्तन हो गए। सभी में हम देखेंगे कि जो पानी जो बॉयल हो रहा है वो कैसे हो रहा है। या विभिन्न आकार के बर्तनों, जैसे चौड़े आकार के बर्तन, गहरे आकार के बर्तन, मोटी परत वाले बर्तन या पतली परत वाले बर्तन का उपयोग करेंगे। और ये यहाँ पे विभिन्न तरह के आंकड़ों का हम उपयोग करेंगे और उनको हम एकत्रित करेंगे। अब जो पांचवा जो चरण है वह है आंकड़ों का अर्थ निकालना। क्या है इसमें? आंकड़ों या प्रमाणों का व्यवस्थितकरण या अनुवाद करना। आंकड़ों या प्रमाणों का आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकरण करना। क्या है इसमें? यह एक महत्वपूर्ण और कठिन चरण है, क्योंकि इसमें चिंतनशील सोच की आवश्यकता है। शिक्षार्थी आंकड़ों में समानता व विभिन्नता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने व विचारों के परीक्षण हेतु प्रयोग चुनते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे विभिन्न तरह के आंकड़े एकत्र किए, जो चौथा चरण था। अब पांचवें चरण में क्या कर रहे हैं हम लोग? आंकड़े का अर्थ निकाल रहे हैं। यानी यहाँ पे जो आंकड़े हैं उनमें समानता मालूम करेंगे, उसमें अगर कहीं पे विभिन्नता होगी तो उसको हम देखेंगे। जैसे विभिन्न तरह के हमने यहाँ पे पॉट्स लिए थे, विभिन्न तरह के बर्तन लिए थे, उसमें हमने पानी बॉयल किया था। तो उन बर्तनों में जो पानी बॉयल हो रहा है, क्या जो पानी जो बॉयल हो रहा है कि जो पानी उबलने का जो स्टार्टिंग है वो कितने डिग्री पे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। अब जो छठवां जो चरण है वो है परिकल्पना का विकास। इसमें क्या है? समस्या के अनुरूप परिकल्पना का निर्माण करना। यानी जो समस्या है उसी के अनुरूप हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। जैसे समस्या हमने क्या लिया था कि पानी जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है या उबलता है, तो उसका जो परिकल्पना होगा वो यहाँ पे क्या बना सकते हैं हम लोग देखेंगे। जैसे विभिन्न बर्तनों में हमने देखा कि जब पानी का जो बॉयलिंग है, जब पानी जो बॉयल हो रहा है वो स्टार्टिंग कितने डिग्री पे हो रहा है। तो जो हमने आंकड़े एकत्र किए थे उसमें से हम परिकल्पना का विकास करेंगे उस आंकड़ों के माध्यम के द्वारा। तो यहाँ पे जो परिकल्पना है वो हो सकती है हमारी कि
जो पानी जो बॉयल हो रहा है वो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है। अब इसको हम परिकल्पना बना लेंगे। अब इस परिकल्पना का परीक्षण करने योग्य परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए, यानी जो अब हम परिकल्पना बनाए हैं उसका हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, क्या है, आंकड़ों का अर्थ निकालकर और इन्हें व्यवस्थित करने के बाद शिक्षार्थी से कहा जाता है कि वे दिए गए प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालें और निष्कर्षों के आधार पर परीक्षण करने के तरीके बताएं। यानी जो हमारे आंकड़े उपलब्ध हुए थे उनको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद उनमें देखेंगे क्या समानता हो रही है, यानी कितने डिग्री पे जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जा रहा है। तो इन्हीं आंकड़ों के अर्थ के आधार पर हम परिकल्पना का चयन करते हैं या विकास करते हैं। आगे है, वैज्ञानिक विधि के इस चरण में समस्या को हल करने के क्रम में संभावित समाधानों के लिए कथन दिए जाते हैं जिन्हें परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना से संभावित समाधान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है वो है 7वां, सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन एवं परीक्षण। समस्या के समाधान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन करना। बहुत सारी परिकल्पनाओं में से एक परिकल्पना का चुनाव करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रासंगिक आंकड़ों का चुनाव, व्याख्या और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थी चर्चा करके या प्रयोग द्वारा सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चुनाव कर सकते हैं और चुनी हुई परिकल्पना का प्रयोग द्वारा पुनः परीक्षण किया जाता है ताकि पता लगा सके कि वह जो परिकल्पना है कितनी सही है या नहीं। ठीक है, यानी इस स्टेप में क्या करते हैं, जो परिकल्पना हमने बनाई थी उनमें सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चयन करते हैं। अगला जो स्टेप है वो है 8वां, निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना। इसमें क्या है, संबंध स्थापित करना और समानताओं और असमानताओं को पहचानना। वैज्ञानिक विधि के इस चरण में हम आंकड़ों या प्रमाणों के विश्लेषण एवं परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है जो नए ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार एवं विकास लाया जाता है। सामान्यीकरण करने के लिए एक साथ कई प्रयोग किए जा सकते हैं जिनका परिणाम वही हो जो हमने निष्कर्ष निकाला है। तो स्टूडेंट्स, इस चरण में हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं उस समस्या का और उसका सामान्यीकरण करते हैं। और सामान्यीकरण करने के लिए एक साथ कई प्रयोग किए जाते हैं जिनका परिणाम वही होता है जो निष्कर्ष निकाला गया होता है। यानी हर एक परिस्थिति में, जैसे हमने अलग अलग परिस्थिति लिया था, जैसे अलग अलग तरह के बर्तन लिए थे, तो विभिन्न बर्तनों में हमने पानी को बॉयल किया था। या हम ये भी ले सकते हैं कि विभिन्न दाब पर पानी हम बॉयल कर रहे हैं अलग अलग प्रेशर पे, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारा जो पानी जो बॉयल हो रहा है या जो उबल रहा है पानी, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे इस समस्या का हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो पानी जो बॉयल हो रहा था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो सामान्यीकरण का नई परिस्थितियों में प्रयोग। शिक्षार्थियों को चाहिए कि वे सामान्यीकरण का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करें। इससे शिक्षण कक्ष की परिस्थितियों व वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में दूरी कम होगी। अब यहाँ पे हम वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक विधि की जो विशेषताएं हैं उसमें कार्ल पियर्सन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, तथ्यों का सावधानीपूर्ण सही वर्गीकरण, उनके क्रम एवं सहसंबंधों का अवलोकन और सृजनात्मक सोच व
आत्म आलोचना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज, यानी जो तथ्य हैं उनका सही वर्गीकरण करना और उनको एक क्रम में ला करके उनमें सहसंबंध स्थापित करना, और सहसंबंध स्थापित करके उनमें एक जो नई विचार है या जो नई सोच है उनको लाना और उसको वैज्ञानिक नियमों की खोज में परिवर्तित करना ही इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे जो विशेषताएं हैं वो उसमें पहली जो विशेषता है वैज्ञानिक विधि में वो है वैधता, यानी वैलिडिटी। तो वैज्ञानिक विधि में जो हम नियम सिद्धांत जो प्रतिपादित करते हैं वो 100% वैलिड होता है, वैध होता है, यानी उसको वैध माना जाता है, वैलिड माना जाता है। ठीक है। वैधता क्या होती है? जैसे मान लो कि आपको कोई एक बीमारी है और उस बीमारी का पता लगाने के लिए आप क्या करते हो? आप टेस्ट करवाते हो। तो जब टेस्ट करवाते हो तब आपको वो बीमारी कंफर्म होती है, यानी पता चलता है सही कि वो बीमारी क्या है, तो वहाँ पे वो आपका वैलिड हो जाता है। हम तो पहले अनुमान लगाते हैं, देखते हैं कि ये बीमारी ये हो सकती है। जैसे डॉक्टर के पास जैसे जाते हो तो उसमें क्या होता है, डॉक्टर ये अनुमान लगता है हाँ आपको ये बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए वो परीक्षण करवाता है, टेस्ट करवाता है, और टेस्ट करवाने पे पता चलता है कि हाँ आपको ये यही बीमारी है। तो वो जो बीमारी है वो वहाँ पे वो किसके द्वारा हुई? जांच के द्वारा, टेस्ट के द्वारा हुई, तो वहाँ पे वो वैलिड हो जाता है। ठीक है। दूसरा है विश्वसनीयता। इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है वैज्ञानिक विधि के द्वारा। क्योंकि जो हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा नियम या जो सिद्धांत बनाते हैं वो 100% विश्वसनीय होते हैं। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक समस्या है उसका अनेक निष्कर्ष निकले, तो वैज्ञानिक विधि में यह ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। चौथा है उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण। पांचवा परिकल्पना का निर्माण। छठवां विश्लेषण और व्याख्या। सातवां तर्क संगत प्रस्तुतिकरण। आठवां निष्कर्ष और सुझाव। ये सभी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। और वैज्ञानिक विधि के लाभ क्या क्या हैं? इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तार्किक चिंतन का विकास होता है, अवलोकन की क्षमता का विकास होता है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति, और विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। और अगला जो पॉइंट है निष्कर्षों तक पहुंचने की क्षमता का इससे विकास होता है। आगे जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण? खोजबीन का एक उपागम है जो निम्नलिखित गुणों से पूर्ण होता है। पहला जिज्ञासा, निष्पक्षता। तीसरा खुली मानसिकता। चौथा दृढ़ प्रतिज्ञा। पांचवा नम्रता। छठवां असफलताओं को दूर करने की क्षमता। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यहाँ पे वैज्ञानिक मनोवृत्तियाँ सबसे उपयोगी हैं, जैसे खुली मानसिकता, आलोचनात्मक मानसिकता, प्रमाणों के लिए आदर, स्थगित निर्णय, बौद्धिक ईमानदारी, अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहना, सत्य की खोज, जिज्ञासा और तार्किक चिंतन आदि। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की सारी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। वे स्वयं शिक्षार्थियों के
सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। उनके व्यवहार में बौद्धिक ईमानदारी, दूसरों के विचारों के प्रति आदर और निरपेक्षता झलकनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी खुली मानसिकता है या जो बौद्धिक क्षमता है उनमें विकास, सत्य की खोज, जिज्ञासा, तार्किक चिंतन आदि का विकास करना है इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वास्तव में नई या समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रदर्शित कई आदतों, संवेदनाओं और समरूपता से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्तियों का मिश्रण है। वैज्ञानिक मनोवृत्तियां सामान्यतः वैज्ञानिकों की बौद्धिक व भावात्मक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। ये आदतें प्रतिदिन की संवेदनाओं और सोच से संबंधित हैं, केवल वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि सभी की। अंधविश्वास वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में मानसिक रुकावटें हैं, यानी जो अंधविश्वास होते हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में रुकावट पैदा करते हैं और उस जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं और वहाँ पे जो अंधविश्वास है वो हमारा नहीं रहता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम उस समस्या का निष्कर्ष निकालते हैं और कई बार हमेशा परीक्षण करने के बाद हमेशा निष्कर्ष जो होता है हमेशा एक सा रहता है। आगे, विद्यालयों में पठन पाठन से संबंधित कार्य अभ्यास कराने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे सही मनोवृत्तियों का प्रयोग करने और उन्हें मजबूत बनाने के अवसर मिलते हैं। साथ ही सत्य को पता लगाने हेतु प्रयोग करने चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि जब तक पर्याप्त प्रमाण इकट्ठे न हो निर्णयों को स्थगित कर देना चाहिए। शिक्षार्थियों को बताना चाहिए कि वे आलोचनात्मक व परिशुद्ध अवलोकन करें और बताएं जो वे देखते हैं और सही समझते हैं उनकी नकल करने की और हर बात को बिना प्रमाण के मानने की आदतों को सुधार हेतु लाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि क्या है उसके बारे में चर्चा की और वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की और स्टेप बाय स्टेप वो कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं वैज्ञानिक विधि में उसको हमने जाना। साथ ही वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं और उनके लाभ के बारे में जाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है इसके बारे में भी हमने जाना। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिख करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है ताकि आपका मूल्यांकन हो सके। प्रश्न नंबर 1 है, वैज्ञानिक विधि क्या है, इसकी चरणबद्ध व्याख्या करें। और दूसरा जो प्रश्न है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वर्णन करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।